प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के लोकप्रिय लेखक राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत लहासा की ओर पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ का परिचय यदि हम देखें तो पुस्तक में संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पाठ परिचय में हमने देखा कि पाठ्य पुस्तक में संकलित लहासा की ओर जो अंश है वह राहुल सांकृत्यायन की पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यह यात्रा उन्होंने नेपाल के रास्ते से सन 1929-30 में की थी। तब यहाँ पर अंग्रेजों का राज था। यही कारण है कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, और इस चीज का बचाव करते हुए लेखक राहुल सांकृत्यायन ने यह यात्रा एक भिखारी के रूप में, एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी, ताकि किसी को पता ना चले। क्योंकि लेखक राहुल सांकृत्यायन एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक हैं। उन्होंने देश दुनिया की यात्राएं की हैं, और तिब्बत की यात्रा पूरी करने के लिए उन्होंने भिखमंगे का रूप धारण करके इस यात्रा को पूरा किया था। इस यात्रा वृतांत में तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले जो दुर्गम रास्ते हैं, कठिन रास्ते हैं, उनका वर्णन बड़े ही प्रभावी ढंग से किया है। साथ ही इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय तिब्बती समाज में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उन सब की जानकारी हमें प्रस्तुत पाठ से मिलती है। लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों को बताते हुए लिखता है, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। यहाँ कठिन शब्द आए, परित्यक्त, जिसका अर्थ होता है त्यागा हुआ, यानी छोड़ा हुआ, बसेरा, निवास। अब लेखक कहता है कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, तो यह लहासा की ओर से जाने वाले रास्ते की बात लेखक कर रहा है। लेखक कहता है कि नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता लहासा की ओर से ही जाता था, जब तक कि फरी कलिम्पोंग का रास्ता नहीं खुला था। और इसी रास्ते से नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी समस्त चीज़ें यहीं से जाया करती थी। इसलिए यह व्यापारिक और सैनिक रास्ता था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां बनी हुई थी, किले बने हुए थे, और उनमें चीनी पलटन रहा करती थी, यानी चीनी फौज रहा करती थी। लेखक कहता है कि आजकल, यानी कि जब लेखक यात्रा करने के लिए गया और उस यात्रा पर था, तब कह रहा है कि वहाँ पर बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में
जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, यानी कि दुर्ग के किसी किसी भाग में किसानों ने अपना निवास स्थान बना लिया, वे जरूर आबाद दिखाई देते हैं, अन्यथा वहाँ मकान गिर चुके हैं। लेखक को ऐसा ही एक छोड़ा हुआ चीनी किला दिखाई दिया। वहाँ पर लेखक चाय पीने के लिए रुका और तिब्बत की यात्रा के बारे में लेखक बताता है कि तिब्बत की यात्रा में बहुत सी तकलीफें यानी कठिनाई हैं, तो कुछ आराम की बातें भी हैं। लेखक कहता है वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौंगे में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे वहाँ खोटी कहते हैं, में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगे में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ लेखक ने वहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति और उनके स्वभाव के बारे में बताया। लेखक ने बताया कि वहाँ किसी प्रकार की जात पात छुआछूत जैसा भेदभाव नहीं था। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी, कोई भी उनके घर में आ सकता था, बस वो है बहुत निम्न श्रेणी का भिखमंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को वो घर में इसलिए नहीं आने देते थे क्योंकि उनको अपने घर के सामान के चोरी होने का डर रहता था। इसका अर्थ है कि वे बहुत भरोसेमंद लोग थे। अगर आप वहाँ जाते हैं, चाहे आप अपरिचित हों, और आप उनको चाय बनाने के लिए कोई सामान देते हैं, तो वहाँ की बहू और सासू आपके लिए उसे पका देंगी। आपको डर है कि आपका मक्खन चाय में गिरा है या नहीं, तो आप उनके चूल्हे पे जाकर देख सकते हैं और खुद चाय को मथ कर ला सकते हैं। लेखक आगे कहता है, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। यहाँ कठिन शब्द आए राहदारी, जिसका अर्थ है राह का कर या चुंगी। भद्र सभ्य थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान है। डांडा ऊंची जमीन को बोलते हैं। सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला एक बौद्ध भिक्षु है, जिसे लेखक ने अपनी सुविधा के लिए सुमति नाम दिया। अब लेखक यहाँ कहता है कि छोड़े हुए चीनी किले को छोड़कर, यानी परित्यक्त चीनी किले को छोड़कर जब वो आगे बढ़े तो उनके पास एक आदमी आया जो राहदारी मांगने आया था, और लेखक और सुमति के पास जो एक एक चिट थी, वो दोनों चिटें उन्होंने उसको पकड़ा दी और आगे बढ़ गए। अब लेखक कहता है कि उस दिन वे थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे।
लेकिन लेखक ने एक बात बताई। लेखक कहता है कि वहाँ सुमति के जान पहचान के आदमी थे, इसलिए भिखमंगे के रहते हुए भी, यानी भिखारी के भेष में होते हुए भी लेखक को वह रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेकिन वहीं पर 5 साल बाद जब लेखक आया था तो वहाँ लेखक को रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी। जबकि 5 साल बाद लेखक सभ्य व्यक्ति के भेष में आया था, भिखारी के भेष में नहीं। घोड़े पर सवार होकर आया था, लेकिन उस समय किसी ने भी लेखक को वह रहने के लिए अच्छी जगह नहीं दी। तो इसका कारण लेखक ने बताया कि वहाँ बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति, यानी उस समय लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, और दूसरा कारण कि शाम के वक्त लोग छंग पीकर, जो कि नशीला पेय पदार्थ है, उसे पीकर बहुत कम होश हवास में रहते हैं। इसलिए अगर उनकी इच्छा होती है, वे आप पे भरोसा करते हैं तो आपको रहने के लिए जगह दे देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और दूसरा कारण कि सुमति जैसा परिचित व्यक्ति उनके साथ नहीं था। इसलिए पहली बार जब लेखक सुमति के साथ गया तब तो लोगों ने उनको रहने के लिए अच्छी जगह दे दी, लेकिन जब दोबारा लेखक 5 साल बाद भिखारी के भेष में नहीं, सभ्य व्यक्ति के भेष में आता है, घोड़े पर सवार होकर, तब किसी ने भी उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं दी, बल्कि लेखक को सबसे गरीब झोपड़े में समय निकालना पड़ा। और इस तरह से लेखक कहता है अब उनको सबसे कठिन डांडा थोंगला पार करना था। डांडे ऊंची जमीन होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं, उन पे चलना खतरे से खाली नहीं होता। आगे लेखक कहता है 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया है। अब यहाँ लेखक ने बताया कि वहाँ 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई देता था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। अर्थात ये निर्जन स्थान था। निर्जन शब्द का अर्थ यहाँ है जहाँ कोई ना रहता हो, कोई व्यक्ति ना रहता हो। और लेखक कहता है कि ऐसी ही जगह डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, क्योंकि उनको कोई गलत कार्य करते हुए, अपराध करते हुए देखता नहीं है। अब तिब्बत में अगर किसी गांव में खून हो जाता है तो हो सकता है खूनी को सजा मिल जाए, लेकिन ऐसे निर्जन स्थानों पर जो खून होते हुए कोई देखता ही नहीं है, इसलिए कोई गवाह नहीं मिलता, इसलिए मरे हुए आदमियों की ऐसी जगह पर कोई परवाह नहीं करता। और सरकार भी खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और इस तरह वहाँ कोई गवाह नहीं मिलता। डकैत क्या करते हैं, पहले तो आदमी को मारते हैं और मारने के बाद देखते हैं कि उस आदमी के पास कुछ पैसा है या नहीं। और इसका कारण लेखक बताता है कि हथियार का कानून ना रहने के कारण वहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते हैं। यानी हथियार का कानून वहाँ नहीं है, इसलिए लोग लाठी जिस तरह से लेकर घूमते हैं वैसे पिस्तौल बंदूक जैसे हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो भी लोगों को अपने प्राणों का खतरा वहाँ हमेशा बना रहता है।
और इस तरह से गांव में लेखक को पता चला था कि अभी कुछ ही समय पहले यानी कुछ पिछले ही साल थोंगला में खून हो गया था।